हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज की थर्ड वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमने एचटेट पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, DSSB पीजीटी और सेट के क्वेश्चन पेपर लेने हैं। ठीक है, तो आज वाले क्वेश्चन जो उठाए गए हैं वो एचटेट पीजीटी के 2020 के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। लेकिन ये जो 2020 वाले क्वेश्चन है ये कुछ ज़्यादा इजी लगे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये शायद आते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार करवा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा एडवांस लेवल पे होते हैं, कुछ लोग बेसिक लेवल पे ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये इजी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का ज़्यादा है नहीं। फिर भी जो कुछ एक्सप्लेन करने का होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ कॉल्ड। जो इंडिया में नेशनल इनकम का डाटा है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक कहा जाता है इसे। और इसे कैलकुलेट करने का जिम्मा किसके पास होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के साथ होता है, जो अब एमर्ज हो गया है। और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में ये होता है स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक के पास। तो स्टेट लेवल पे किसके पास होगा? स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक के पास। और नेशनल लेवल पे CSO इसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कौन मिनिस्ट्री संभालती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स में डाटा कौन कौन सा कलेक्ट किया जाता है? देखिए, इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्ट फाइनल कंजम्पशन, प्राइस इंडिसेस, आउटपुट बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ये सारा डाटा जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स में। इसके साथ ये डाटा भी है, वैल्यू एडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑफ जनरल गवर्नमेंट क्लासिफाइड बाय फंक्शंस, ये सारे डाटे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये सब नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड की, विच इज नॉट ए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से सेकेंडरी फंक्शन कौन सा नहीं है मनी का? देखिए, मनी के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। ओके, प्राइमरी फंक्शन होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, उसे खरीदने के लिए आपको मनी की जरूरत पड़ती है। आपके लिए ईजी हो जाता है चीज़ों को एक्सचेंज करना मनी के थ्रू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है हमारी मनी, ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता है। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि अब चीज़ों का आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम में वीट के बदले में मान लीजिए अब जो वीट बेच रहा है उसे राइस की जरूरत है, लेकिन वो उसके बदले में कितना राइस लेगा ये डिसाइडेड नहीं है, ये वो दोनों मिल के डिसाइड करते थे। अब क्या है, अब आप सिंगल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि वीट का प्राइस ये चल रहा है, इतने रुपए क्विंटल है। तो एक तरह से जो मनी है वो हमारे मेजर ऑफ वैल्यू का काम करती है, यानी कि चीज़ों की वैल्यू डिसाइड करने में हेल्प करती है मनी। ये दोनों फंक्शन होते हैं प्राइमरी। ओके, अब सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, सेकेंडरी फंक्शन होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है कि आप फ्यूचर में कोई वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने अभी वीट खरीदी 1 क्विंटल और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगले साल इसके इतना अमाउंट तय करना है, चाहे आप उसमें इंटरेस्ट लगा के भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक तरीके से फ्यूचर अमाउंट भी तय कर सकते हैं चीज़ों का, तो वो आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के अंदर। चौथे नंबर पे आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, आप पैसों को संभाल करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसे किसी और को ट्रांसफर कर सकें। तो एक तरह से आपके पास पैसा जो है वो सेफ है। जैसे कि आप किसी कमोडिटी को संभाल के रख सकते हैं, ऐसे ही आप मनी को भी संभाल के रख सकते हैं। तो ये क्या आता है, ये सेकेंडरी फंक्शन में आता है। और स्टोर ऑफ वैल्यू आ गया तो इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी इसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं तो उसे आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मैंने आपको बताया सेकेंडरी फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी सेकेंडरी फंक्शन है और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी सेकेंडरी फंक्शन है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है ये हमारा प्राइमरी फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इट इज नेसेसरी दैट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसे वर्क करने का मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चलेगी। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आप चीज़ें कंज्यूम करते चलते हैं, आपको जो उनसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो धीरे धीरे कम होती चलेगी। तो इसका मतलब है कि टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ये गलत है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है पर डिक्रीजिंग रेट से। कीप्स टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट, ये भी गलत है। टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती चलेगी डिक्रीजिंग रेट से। टोटल यूटिलिटी ग्रोज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये भी गलत है। टोटल यूटिलिटी ग्रोज एट डिक्रीजिंग रेट। इसका क्या मतलब है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट जो आप कंज्यूम करेंगे उससे आपको यूटिलिटी कम होती चलेगी।
जैसे कि मान लीजिए पहली चीज कंज्यूम करने से आपको 50 यूनिट यूटिलिटी मिली, दूसरी कंज्यूम करने से 48 मिली, तीसरी करने से 46 मिली, तो टोटल यूटिलिटी तो आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर आप इनका टोटल करते चलें तो वो तो इंक्रीज हो रहा है, पर वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसे हम फर्स्ट लॉ, गॉसेंस का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। गॉसेंस का सेकंड लॉ कौन सा होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, गॉसेन का सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसेन का थर्ड लॉ भी होता है, और गॉसेन का थर्ड लॉ की क्या बात करता है? स्केर्सिटी की बात करता है, यानी किसी भी गुड की वैल्यू तब तक है जब तक उसकी डिमांड जो है ज्यादा है उसकी सप्लाई से। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा किसी चीज की सप्लाई होगी तो उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसे आजकल आप पानी की कोई वैल्यू नहीं करते, ठीक है, जब तक पानी फ्री में मिल रहा है तब तक तो उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे ही डिमांड ज्यादा हो गई उसकी और सप्लाई कम हो गई तो उस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये गॉसेन का थर्ड लॉ बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज मोस्ट सूटेबल। देखिए, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली दो ऑर्डिनल रैंक को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने किसी भी चीज को अलग अलग दो रैंक दिए हुए हैं, मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, उन्होंने अलग अलग पर्सन को रैंक दिया है। किसी ने किसी पर्सन को पहले रैंक पे रखा, कि दूसरे को दूसरे पे, तीसरे को तीसरे पे। दूसरे बंदे ने इस बंदे को पहले रैंक पे रखा, इसको दूसरे पे रखा और इसको तीसरे पे रखा। तो रैंक को कंपेयर करने के लिए हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। अब इसमें से किस में मोस्ट सुटेबल यूज हो सकता है? वो ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये नहीं, ये कार्डिनल नंबर में यूज होगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यूज हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपने दो जज बिठाए हैं, तो एक जज ने किसी पर्सन को पहले नंबर पे रखा, दूसरे को दूसरे पे, तीसरे को तीसरे पे, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और दूसरे ने इसको पहले पे रख दिया, इसको दूसरे पे रख दिया और तीसरे को तीसरे पे रख दिया। तो इसको कंपेयर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का। लेंथ के लिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप कार्डिनल का यूज करते हैं, वेट के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट सुटेबल जो होगा वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी। देखिए, जब टोटल प्रोडक्शन जो है ना वो मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में चला जाएगा और टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता चलता है जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होता चलता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता रहेगा, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें यही एक्सप्लेन करने की बात थी, टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी 0। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। पहला ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड द थर्ड रूट ऑफ द लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड। ये बात बिल्कुल सही है, हिक्स ने लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड दी थी और हिक्स ने इस थ्योरी को, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को, थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड कहा था। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सैमुएल्सन के द्वारा दी गई थी, 1948 में दी गई थी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इट इज रिलेटेड टू वीक ऑर्डरिंग, ये गलत है, इट इज रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ओके, इट इज रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? सिर्फ ऑप्शन 3 गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग से रिलेटेड होती है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब है कि अगर आपके पास 3 बंडल ऑफ गुड हैं, ए बी सी, तो आपने अगर ए बंडल ऑफ गुड को चुन लिया बी और सी के ऊपर, तो किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप बी या सी को नहीं चूज कर सकते जब आपके पास एक ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। ओके, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग होती है ए बी सी में अगर आपने ए बंडल को चूज किया है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी प्रेफरेंस तो रिवील करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंडल बी और बंडल सी जो है वो इंफीरियर है एज कंपेयर टू ए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व में एक ये बंडल होता है, एक ये बंडल होता है। मान लीजिए ये ए बंडल है, ये बी बंडल है, आप दोनों पे इनडिफरेंट होते हैं। आपने बी चूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ए इंफीरियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए और बी दोनों के केस में कंज्यूमर क्या रहता है? सेम यूटिलिटी पे रहता है। ओके, तो जरूरी नहीं है आपने बी चूज किया तो आप एक जो है आपका इंफीरियर हो जाएगा। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि ये सी से सुपीरियर होगा। ठीक है, लेकिन जब इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी बंडल होंगे उसमें आप इनडिफरेंट रहेंगे। ये कौन सी ऑर्डरिंग होती है? ये वीक ऑर्डरिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन में होंगे ये सारे नंबर, और जब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लानिंग कर्व ऑफ ए फर्म कॉल्ड।
देखिए प्लानिंग कर्व हम कहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, क्योंकि वो डिफरेंट प्लांट जो होते हैं उनको कवर करती है। मान लीजिए आपने एक प्लांट लिया, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व थी, ठीक है। आपने जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे, जब आपको लगा कि अब आप मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने वाले हो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करके, तो आप क्या करते हैं, दूसरा प्लांट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस कर्व के हिसाब से प्लांट चेंज करते रहते हैं। और ऑप्टिमम आउटपुट कहाँ पे होता है, जहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों मिनिमम पॉइंट पे होंगी, ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लानिंग कर्व इसलिए भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन द फर्स्ट 3 डेकेड ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के पहले 3 डेकेड में, यानी कि 30 साल में इंडिया की नेशनल इनकम की एनुअल ग्रोथ रेट क्या थी। तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ग्रोथ रेट इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये एनुअल प्लान में जो ग्रोथ रेट थी, फिर फोर्थ प्लान में, फिफ्थ प्लान में, ठीक है। तो 1980 तक, बेसिकली 1950 से हमारी प्लानिंग शुरू होती है, तो 1980 तक 30 साल का पूछा है इन्होंने। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आप 3.8 के आसपास आपकी आती है। तो यहाँ पे जो सबसे पास है वो 3.4% है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लेन बाय कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एट द गिवन प्राइस व्हाट इज कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे, इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। जितना वो विलिंग है पे करने में और जितना वो एक्चुअल में पे कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, जितना इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, आप गिवन प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस यहाँ पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम रियल इनकम जो है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रख रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंफीरियर गुड्स डिमांड कर्व। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द कॉम्पेंसेटिव डिमांड कर्व। देखिए ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो होती है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होती है। ये होगी हमारी ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, ये होगी हमारी स्लट्स की डिमांड कर्व, और ये होगी हमारी हिक्स की डिमांड कर्व। ये कंपेंसेटिव डिमांड कर्व के कंपैरिजन में फ्लैटर होती है। तो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द कंपेंसेटिव डिमांड कर्व, चाहे नॉर्मल गुड हो चाहे इंफीरियर गुड हो, ठीक है। दोनों केस में जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व होगी वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होगी। लेकिन अगर गिफन गुड का केस है तो गिफन गुड के केस में ऑर्डिनरी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि इस केस में इनकम इफेक्ट ग्रेटर हो जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। लेकिन क्योंकि कंपेंसेटिव डिमांड कर्व में इनकम इफेक्ट काम नहीं करता, तो गिफन गुड के केस में कंपेंसेटिव डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग ही रहेगी, चाहे वो नॉर्मल गुड हो, चाहे इंफीरियर हो, चाहे गिफन गुड हो, कंपेंसेटिव डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगी। लेकिन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाती है गिफन गुड के केस में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व फ्लैटर है देन कंपेंसेटिव डिमांड कर्व, क्योंकि ये केस कौन सा है, इंफीरियर गुड का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज रेट प्लेज डोमिनेंट रोल इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉरेन एक्सचेंज रेट मेन रोल प्ले करता है क्या डिटरमाइन करने में, वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये बात बिल्कुल सही है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की वैल्यू डिसाइड करते हैं तो ऑफकोर्स फॉरेन एक्सचेंज जरूर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारी वैल्यू चल रही है हमारी करेंसी की, वही डिसाइड करेगी कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की वैल्यू क्या है। कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी बात बिल्कुल सही है, चाहे ट्रेड करेंसी में ही क्यों ना हो, जो करेंसी की वैल्यू होगी उसी के बेस पे इंटरनेशनल ट्रेड की कंपोजिशन डिसाइड होगी। एंड डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आपको पता है कि अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू कर जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा। वहीं पे अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सी जो है वो इंडियन इकोनॉमी, जब कॉलोनियल टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की विशेषता नहीं थी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जब हम कॉलोनियल एरा के अंदर थे क्या हमारे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट था, नहीं, हमारा डेवलपमेंट अलग अलग था। वेस्ट बंगाल वाला एरिया कुछ ज़्यादा डेवलप्ड था एज कम्पेयर टू यूपी या हरियाणा। इसी तरह महाराष्ट्र वाला रीजन अच्छा डेवलप था, लेकिन हमारे ईस्टर्न वाली साइड में डेवलपमेंट कम थी। तो ये रीजन था कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं थी जब हमारा कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी का टाइम पीरियड चल रहा था। लो पर कैपिटा इनकम थी, ये बात बिल्कुल सही है, हमारी पर कैपिटा इनकम लो थी। सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए होता था ताकि गुजारा चल सके। चाहे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर ले, हम एक्सपोर्ट को कंसिडर करके प्रोडक्शन नहीं करते थे, हम सब्सिस्टेंस के लिए यानी अपने गुजारे के लिए, जीवन निर्वाह के लिए ही प्रोडक्शन करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। पुअर इंडस्ट्रियल बेस था, इंडस्ट्री हमारी इतनी डेवलप नहीं थी। ये तीनों ऑप्शन ठीक है, ये गलत है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं थी, अनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट थी उस टाइम में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है थोड़े इजी हैं, जो 2020 के HTET PGT में आए थे। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली मुझे दिख नहीं रहा है कंसेप्ट,
फिर भी बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इंक्रीज इन जीएसटी रेट ऑन सेकेंडरी डेरिवेटिव विल विड्रॉ मनी फ्रॉम विच मार्केट। अगर सेकेंडरी डेरिवेटिव पे हम जीएसटी लगा दें तो मनी किस मार्केट से विड्रॉ होगी। देखिए सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या आते हैं, इक्विटीज आ जाती है, इक्विटीज इंडेक्स आ जाता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, कमोडिटी आ जाती है, फॉरेन करेंसी आ जाती है। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो अगर जीएसटी लगाते हैं हम सेकेंडरी डेरिवेटिव पे तो कैपिटल मार्केट से हम मनी विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर ओलिगोपोली। देखिए ओलिगोपोली की फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी सेम होती है जो हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं कि मार्जिन रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड साइकिल इज द रिजल्ट ऑफ। ट्रेड साइकिल किसकी वजह से बनते हैं, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर बोथ, इंटरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर, ओनली फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर या ओनली मनी मल्टीप्लायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेशन बोथ। और इस पे किस किसने काम किया था, सैमुएल्सन ने काम किया था, सैमुएल्सन एंड हैंसन ने इस पे काम किया था। ट्रेड साइकिल में जो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर दोनों का यूज किया था, हिक्स ने इस पे काम किया था, हैरड ने इस पे काम किया था। तो इन सब ने इस पे काम किया था कि हम इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर दोनों की करके हम कैसे ट्रेड साइकिल डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टूल टू कंपेयर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टू कंट्री। दो कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन हमने चेक करनी है तो हम किससे चेक करते हैं, ये आई होप आप लोगों को सबको पता होगा, पर कैपिटा इनकम से डिसाइड करते हैं हम। यानी कि हम किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को किससे डिवाइड कर देते हैं, उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो पर कैपिटा इनकम हमें मिल जाती है, तो पर कैपिटा इनकम से डिसाइड किया जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है किसी कंट्री में। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question, the relationship between the level of income and the quantity purchased of a commodity is called। level of income and quantity purchased of a commodity, इन दोनों रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, एंजल कर्व। एंजल कर्व में हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं हम कंज्यूमर की इनकम और एक्स एक्सिस पे ले देते हैं हम कमोडिटी। मान लीजिए यहाँ पे कमोडिटी एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे इनकम बढ़ने से कमोडिटी की परचेजिंग चेंज हो रही है। अगर नॉर्मल गुड का केस है तो एंजल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी, अगर लग्जरी गुड का केस है तो एंजल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी, पर इस तरीके से, यानी कि आपको थोड़ी सी इनकम बढ़ाने से कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये है लग्जरी गुड का केस। ओके, इंफीरियर गुड के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, यानी कि इनकम जब ज़्यादा है तो मान लीजिए ये कंजम्पशन है, जैसे ही इनकम कम हुई कंजम्पशन ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये इंफीरियर गुड है। और इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन आप कम कर देंगे, और जैसे ही इनकम कम होगी कंजम्पशन आप इंक्रीज कर देंगे। ये है इंफीरियर गुड का केस। एक आती है न्यूट्रल गुड। न्यूट्रल गुड के केस में एंजल कर्व वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। कैसे, अगर इनकम आप जितनी मर्जी चेंज कर लो आपकी कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये होती है न्यूट्रल गुड। न्यूट्रल गुड का एग्जाम्पल सॉल्ट। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, सॉल्ट की कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम बढ़ रही है कि घट रही है। तो ये उसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, डिमांड कर्व हमें प्राइस की बात करती है, प्राइस और डिमांड की बात करती है। ओके, प्राइस कंजम्पशन कर्व में भी हम प्राइस देखते हैं, कैसे देखते हैं, यहाँ पे हम गुड वाई लेते हैं, यहाँ पे हम गुड एक्स लेते हैं। ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। हम देखते हैं कि कैसे अगर बजट लाइन आउटवर्ड हो जाए या फिर कह लीजिए गुड एक्स का प्राइस अगर कम हो जाता है तो कंजम्पशन कैसे चेंज होगी। अगर इलास्टिक डिमांड कर्व है तो प्राइस कंजम्पशन कर्व ऐसे जाती है, अगर इन इलास्टिक है तो प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। लाफर कर्व क्या होती है, लाफर कर्व हमें बताती है कि टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन है। ये कर्व हमें बताती है कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे टैक्स रेवेन्यू एक लिमिट तक तो इंक्रीज होता है, उसके बाद अगर आप कुछ लिमिट से ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग भी टैक्स पे नहीं कर सकते। ये हमें लाफर कर्व बताती है। तो इनकम और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन बता रही है वो हमारी एंजल कर्व है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the deviations are taken from the actual mean the sum of the deviation will be equal to 0। ये आपने पढ़ी हुई है मीन की प्रॉपर्टी में कि अगर मान लीजिए एक हमें वैल्यू दी गई है 2 3 4 5 6, ये हमारी एक सीरीज है, इसका आप मीन निकालते हैं। आप 3 2 5 और 4 9 9 5 14 और 6 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीन कितना आ गया, 4 आ गया। अब मीन से डेविएशन कितना है इसका, -1, और 2 का कितना है, -2। इसका डेविएशन कितना है, +1, और इसका डेविएशन कितना है, +2।
तो इनको जब सबको ऐड करेंगे -2 -1 +1 +2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, द सम ऑफ द डेविएशन विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज ए फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एचटेट 2020 में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर वो मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें फर्म के हाथ में नहीं होता कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखती है, वो मार्केट डिसाइड करती है। वो कौन सी कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। ठीक है, जो मार्केट ने प्राइस डिसाइड कर दिया, यानी डिमांड एंड सप्लाई ने प्राइस डिसाइड कर दिया, वही प्राइस रहेगा। फर्म खुद प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th फाइनेंस कमीशन कवर द 5-year पीरियड एज। 14th फाइनेंस कमीशन का पीरियड कौन सा था, 2015 to 20। अगर आपसे 15th फाइनेंस कमीशन का पीरियड पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 2020 to 25। ये हो जाएगा गलत आंसर। ओके, तो आप याद रखिएगा 2020 तक तो था 14th फाइनेंस कमीशन का, पर उन्होंने 20 से लेके 21 के लिए 1 ईयर की रिकमेंडेशन दी थी। अब क्या है टाइम पीरियड, 21 से लेके 26 तक का। ओके, तो याद रखिएगा 15 फाइनेंस कमीशन का 21 से 26 का टाइम पीरियड है। कहीं ऐसा मत सोच लीजिएगा कि 14 फाइनेंस कमीशन का 15 से 20 था और 16 का 20 से 25 होगा, ये गलत है। 15 का 21 से 26 का टाइम पीरियड है। और ये 15 फाइनेंस कमीशन कब गठित किया गया था, कब फॉर्म किया गया था, 2017 में 15 फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बात बिल्कुल सही है। पॉवर्टी को खत्म करना, मॉडर्नाइजेशन करना, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जेड इज इक्वल टू में 10, यानी मोड की वैल्यू दी है आपको 10, मीडियन की वैल्यू दी है आपको 20 और आपसे मीन की वैल्यू पूछी है, और हमें पता है मोड किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। मोड कितना है 10, मीडियन कितना है 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू हमने निकालनी है। ओके, 10 इज इक्वल टू में 60 माइनस 2 मीन, ये इस साइड चला जाएगा। 2 मीन इज इक्वल टू में 60 माइनस 10, 2 मीन इज इक्वल टू में 50, मीन इज इक्वल टू में 25, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस की शाम को, इंडिया वाज कैटेगराइज अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को किस टाइप की इकोनॉमी में कंसीडर किया गया था, थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो कंट्री होती हैं जहाँ पे पॉवर्टी रेट जो होती है वो हाई होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, और जहाँ पे मोरालिटी रेट बहुत हाई होती है, यानी कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा होगी। अब इंडिया को अभी भी डेवलप्ड कंट्रियाँ कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडिया अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा है, क्योंकि हम पॉवर्टी को बहुत मात्रा में इरेडिकेट कर चुके हैं। हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, और हमारी मोरालिटी रेट यानी कि डेथ रेट इतनी हाई नहीं है, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। तो अब मेरे हिसाब से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इंडिया को कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अदर नेम दैट इज गिवन टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या बताती है हमें, मान लीजिए ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारी डिमांड कर्व ये है, और डिमांड कर्व भी क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है, यानी कि इस प्राइस पे आप जितनी मर्जी चाहें क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, Q2, Q3, Q4, Q5। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो ये होती है हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये होती है हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व। ओके, यानी कि कितने प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली ये भी हमारी डिमांड कर्व ही होती है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, पर क्योंकि हमने सारे पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन लेने पड़े। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।